नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के सामने पॉलिटिकल साइंस का एक प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग सीजीएल 2020 के सभी शिफ्ट में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें सारे क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे आप लोगों के अंदर एक धारणा बनी रहती है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा उल्टे सीधे आ जाते हैं एसएससी के अंदर। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे होंगे कि बिल्कुल उनका कोई सेंस आपको नहीं लगेगा, पर कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका एक्चुअली में सेंस होता है। वो कभी कभी करंट अफेयर की चीजों को लिंक करके पीछे की चीज पूछते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही जो हमारे लाइन वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं एक मूवी थ्री इडियट्स है। अब थ्री इडियट्स ऐसी मूवी है जो आप कभी भी देख सकते हैं। तो उसी तरीके से पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन है जो सदाबहार हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को भी तलाशेंगे जो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कभी भी बिल्कुल अजीब से क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको कैसे टैकल करें। तो इन सभी का एक संगम बनाएंगे और देखते हैं कि हम किस तरीके से पॉलिटी को एग्जाम में टैकल करें, उसकी प्रैक्टिस करें। तो आइए इसी के साथ आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, वो ये है कि इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट। दोस्तों, आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और आपको यह भी पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब इंदिरा गांधी जी लेके आई थी तो उन्होंने इसमें काफी सारे चेंजेस करे थे। हमने प्रियम्बल के टाइम में भी चेंजेस को पढ़ा था और हमने आगे आगे काफी सारी चेंजेस देखी। तो इसका जो ईयर है आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या है दोस्तों, 1976। कई बार बंदे इसके अंदर 1976 को एक और ऑप्शन से कंफ्यूज करते हैं, वो 1978 का ऑप्शन है। उसके अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो मोरारजी देसाई जी की सरकार लेके आई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको याद रखेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 1976 का है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ऑफ विच डैश वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, आप लोगों को पता है कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था और इसके अंदर 389 मेंबर्स थे। तो देखिए 389 मेंबर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ये यहां पे 292, 4 और 93। दोस्तों, जो 292 मेंबर्स हैं वो यहां पे रिप्रेजेंट करते थे हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, जो वहां से बंदे इलेक्ट होके आए थे। 4 हमारे चीफ कमिश्नर्स थे, कहां कहां से, दिल्ली से, कुर्ग से, बलूचिस्तान से और अजमेर से। और बाकी के जो 93 थे वो 93 हमारे प्रिंसली स्टेट से आए थे। तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 93। अब इसी से लिंक एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब हमारे देश में पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन के बाद कितने बंदे बच गए थे। तो पार्टीशन में इसमें से 90 बंदे जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे। तो इसमें से अगर आप 90 को घटा देंगे तो आपके पास 299 मेंबर्स बचेंगे। तो पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो बच गए थे। देखिए दोस्तों, हमारे सामने अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग amendment acts of the constitution of India conferred statehood to Goa and formed a new union territory composing of Daman and Diu। गोवा को कब स्टेटहुड की उपाधि दी गई थी। देखिए दोस्तों, यहां पे आप गोवा का जैसे एग्जाम में देख रहे हैं ना, आप एग्जाम के अंदर एक मेंटालिटी को समझिए कि कभी भी एग्जामिनर जब पेपर को सेट करते हैं, आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का रेफरेंस लेते हैं। अब यहां पे अगर गोवा का सवाल आया है, हो सकता है आपको आगे सिक्किम का सवाल देखने को मिल जाए, आपको पीछे भी देखने को मिल सकता है, सिक्किम का रेफरेंस लेके भी गोवा याद कराया जा सकता है। तो अब गोवा के साथ साथ सिक्किम का भी याद करिएगा। तो गोवा का आपका है 56th अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका 1987 का है। और सिक्किम में हमारे पास क्या है, सिक्किम के अंदर 35th अमेंडमेंट एक्ट से उसको देश में जोड़ा गया था और 36th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको स्टेट बनाया गया था। तो आपका 35th अमेंडमेंट एक्ट ये 1974 का है और 36th अमेंडमेंट एक्ट ये 1975 का है। तो 35th अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था और 36th अमेंडमेंट एक्ट से उसको स्टेटहुड की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, हमारे सामने अगला सवाल है, ये है विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेट्स द पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों, आपको अगर शेड्यूल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो तो शेड्यूल जो है उसके अंदर क्या होता है, डिटेल्स दी जाती हैं चीजों की। जैसे हमारा शेड्यूल 1 है
उसमें बताया जाएगा हमारे स्टेट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, जिसके अंदर हमारे पास यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो और कॉन्करेंट लिस्ट हो। यूनियन लिस्ट वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे सेंटर नियम बनाता है, स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिसपे राज्य नियम बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे दोनों नियम बना सके। अब आपको दिमाग में आएगा कि कौन सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसा कौन सा चीज डाला जाए जिसमें बस सेंटर बना सकती है, स्टेट लिस्ट में कौन सी चीज डाला जाए जिसमें स्टेट बना सकती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है, हमारा देश में आपको पता है बहुत भयंकर रूप से डाइवर्सिटी है। नॉर्थ का साउथ में आप देखेंगे तो कल्चर में बहुत डिफरेंस है, ईस्ट और वेस्ट के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो चीजें पूरे देश के लिए एक रूप में कवर करी जा सके, यानी ऐसा चीज पे नियम बनाना जहां पे हमारा नियम जो होगा वो नॉर्थ और साउथ वाले बंदों को अलग अलग इफेक्ट नहीं करेगा, ईस्ट और वेस्ट के बंदों को अलग अलग इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसी जगहों पे सेंटर नियम बनाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, भैया ऐसी कौन सी चीज है जहां पे नॉर्थ में जो बंदा बैठा है और साउथ में जो बंदा बैठा है, जिनमें कल्चर का इतना डिफरेंस है, सेम नियम दोनों के लिए चल जाएंगे? आपके इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंडिया को चाइना से कोई डील करनी है तो उसमें उसको साउथ के बंदे के कल्चर की आवश्यकता नहीं है, नॉर्थ के बंदे के कल्चर की आवश्यकता नहीं है। तो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, ऐसी चीजों पर नियम कौन बनाता है? सेंटर बनाता है, जो आपके यूनियन लिस्ट में आएगा। और ऐसी चीज जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है, राजस्थान की मिट्टी अलग है, हमारी जो साउथ की मिट्टी अलग है, हमारे मेघालय में अलग वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, बारिश की प्रॉब्लम्स आ सकती है, राजस्थान में पानी की कमी की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में। तो ऐसी चीज जहां पे क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से विभिन्नताएं आए, वहां पे स्टेट अपने चीजें मींस लॉस बनाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कौन सा एग्जांपल दीजिए भैया, जैसे एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है, पानी पे डिपेंड करता है। अब ये सभी चीजें जो हैं स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं, हर स्टेट की मिट्टी अलग है, पानी की वहां पे प्रोडक्शन मींस जिस हिसाब से पानी की वो होगी वो अलग है, तो वहां पे जो प्रोडक्शन आएगा यानी कि हमारी खेती होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो इसलिए एग्रीकल्चर जैसी चीजें हमारी स्टेट लिस्ट में आ जाएंगी। अब कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी चीजें हैं जिन पर दोनों नियम बना सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया ऐसी कौन सी चीज है? एजुकेशन। अब एजुकेशन पे सेंटर भी नियम बनाता है। अब आप कहेंगे भैया एजुकेशन तो ऐसा है कि सेंटर के नियम बनाने से भी काम चल जाएगा, उसमें स्टेट को क्यों बनाने की मींस अलाउ किया गया? अब देखिए, हर स्टेट का अपना कल्चरल हेरिटेज है, अपना इतिहास है, अपने वहां के रूलर्स हैं। जैसे आपने असम का अहोम रूलर्स के बारे में सुना होगा, हर जगह के, जैसे अपने साउथ में चोला एम्पायर के बारे में सुना होगा, तो उनकी हिस्ट्री में उस चीज को भी इंक्लूड करना है जिससे उनके कल्चर में कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए जो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों सेंटर भी नियम बना सकते हैं और स्टेट भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, 7वें शेड्यूल में इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हु हैज द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को अगर इमरजेंसी का हल्का बहुत आइडिया हो तो हमारे पास इमरजेंसी किस तरीके की है? नेशनल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 352 में दे रखी है। उसके बाद हमारी स्टेट इमरजेंसी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, वो आर्टिकल 356 में दे रखा है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें आर्टिकल 360 में दे रखी है। 4 का गैप है, 352 + 4 356 और 356 + 4 360। तो 352 में नेशनल इमरजेंसी है और 356 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, उसके अंदर क्या होता है, गवर्नर जो होते हैं, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब क्या, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो गया या ऐसी कोई समस्या आती है, दंगे भड़क जाते हैं बड़े लेवल पे, तो इस केस के अंदर गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि एक काम करिए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है अभी बाहर हो चुका है काबू के, तो इस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये काम कौन करते हैं फ्रेंड्स? गवर्नर करते हैं। गवर्नर यहां पे बोलेंगे प्रेसिडेंट को और उसके हिसाब से सस्पेंशन लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आरबी से नहीं जुड़े हैं तो आप आरबी चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पे आपको किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन, जीके के ट्रिक्स, हर चीज की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलती रहेगी दोस्तों। और अगर अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और आपको टेलीग्राम पे जाके कुछ नहीं करना है, @RBE_S, आप @RBE_S जब सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको पीडीएफ, जितने भी हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे आपके सामने में कई बार ये होता है कि आपका रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट आता है आपको कई सारी फेक वीडियोस मिलती हैं, मगर अगर आपको कहीं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो तो आपको आरबी चैनल पे सारी की सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, जो हमारी एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस रिलेटेड है, आपको यहाँ पे अवश्य मिलेंगी।
बाकी आपके पास प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके ये सभी चीजों के बारे में देख सकते हैं। दोस्तों वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979। देखिए दोस्तों, ये समय है जब हमारे देश से पहली बार इमरजेंसी थी, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उनको हटा के जब जनता गवर्नमेंट आई तो मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो थी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और उनको रिप्लेस करा चरण सिंह ने। तो चरण सिंह जी ने उनको रिप्लेस करा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी। आप देखिए इसमें ऐसा है कि कुछ कुछ जो हमारे इंसिडेंट्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं। अब सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट तो याद नहीं कर सकते, पर जैसे हमारे गुलजारी लाल नंदा जी हैं, वो बहुत कम कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ऐसे जो कुछ हमारे पर्सन हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद पहले प्रेसिडेंट जो है उनको आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको आप याद कर सकते हैं कम से कम। भले ही आप सबको लिस्ट में याद ना कर पाए, पर किसी किसी के साथ अगर कुछ फेमस चीज हुई है या किसी ने किसी फेमस बंदे को रिप्लेस किया है, तो ऐसे बंदों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि आपको वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स एक बार को ध्यान नहीं होते, तो उस केस में आप यहां पे क्या करते। आपको यह पता है कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स 52 से शुरू होते हैं, उससे पहले हमारे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी है। तो आप आर्टिकल 45 को तो यहीं काट देते कि नहीं काट देते। 56 के आसपास प्रेसिडेंट है, इनको भी काट देते। और 75 के आसपास जब आप जाएंगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चीजें मिलेंगी, तो आप इसको भी काट देते। बाकी वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है फेमस और सदाबहार क्वेश्चंस में से एक है, तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि आर्टिकल 63 के अंदर आते हैं। पर अगर आप मान लो ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको नहीं पता, तो आप इसके साथ साथ इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉलिटी के अंदर आप आर्टिकल्स को काटने की मदद से, ऑप्शंस की मदद से, अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भले ही आपको इसका मतलब ना पता हो, पर आप इससे जरूर छांट सकते हैं। तो आके इसके साथ मैं आपको कुछ और बता देता हूं साथ साथ। अगर हमने वाइस प्रेसिडेंट का पढ़ा ही है, आप प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो होंगे आर्टिकल 52 में बता रखा है। और वाइस प्रेसिडेंट के साथ आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और गवर्नर का भी आप लिख ही लीजिए, तो आप गवर्नर का भी इनके साथ इसका जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमुलगेटिंग ऑर्डिनेंस। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे ऑर्डिनेंस वर्ड का मतलब ना पता हो, मैं आपको यहाँ पे ऑर्डिनेंस का पहले मतलब समझा देता हूँ। जब भी हमारे देश में जो सरकार है, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो हमारी संसद है, वो सेशन में नहीं रहती है और उस समय किसी चीज पर अर्जेंट नियम बनाना होता है, तो अर्जेंट नियम बनाने में क्या करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे किसी को लॉ बनाएंगे और प्रेसिडेंट से उसको पास करा लेते हैं। अब इसकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम है 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। अब आपके दिमाग में आ सकता है भैया मैक्सिमम 6 मंथ प्लस 6 वीक्स क्यों रखा गया। देखिए, हमारे देश के अंदर मिनिमम 2 बार संसद का मीटिंग रखना आवश्यक है, तो हर 6 महीने पे संसद की एक मीटिंग यूजुअली हो ही जाती है। तो 6 महीने का समय मैक्सिमम, और उसके बाद 6 वीक्स यानी कि लगभग 1.5 महीने का समय दिया जाता है। इसके ऊपर या तो लॉ बना लिया जाए, संसद में पास करा लिया जाए, और अगर ये काम नहीं हो पाता है तो वो लॉ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो उनको आर्टिकल 123 के तहत मिल रखा है। साथ में गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस की पावर मिल रखी है दोस्तों, वो आर्टिकल 213 में मिल रखी है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है डायरेक्ट अगली बार आपको सेम क्वेश्चन ना दिखे, पर इसी से लिंक्ड क्वेश्चन कैसे दिख सकता है। इसमें प्रेसिडेंट पूछ लिया, अगले में गवर्नर पूछ सकता है, तो आप गवर्नर का आर्टिकल 213 के साथ याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब in the house of the people is highlighted in article dash of the constitution of India। यानी कि आपका हाउस ऑफ द पीपल आपका क्या हो गया, लोकसभा। तो लोकसभा में एससी और एसटी की रिजर्वेशन जो होगी वो किस आर्टिकल के तहत दे रखी है दोस्तों, वो आर्टिकल 330 के तहत दे रखी है। अब आर्टिकल 330 अपने लोकसभा राज्यसभा का तो याद कर लिया यहां से देख के, इसके साथ एक और आपको क्या याद करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का। क्योंकि अगर इस बार आपका हो सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के ना पूछ के लोकसभा पूछा, अगले साल आपको सिमिलर बेस पे लेजिस्लेटिव असेंबली पूछ सकते हैं, तो उनका आर्टिकल 334 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी लिख लेंगे। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर एग्जाम में कोई भी बंदा यूजुअली जो नॉर्मल रहता है वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट याद करके नहीं जाता। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। आप स्कोर तो आसानी से सकते नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 2-2.5 नंबर जो है कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है एग्जाम के अंदर, और अब तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार आराम से चारों ऑप्शंस को देखते हैं। वीवी गिरी है, बीडी जत्ती है, जाकिर हुसैन और गुलजारी लाल नंदा है। अब अगर आप में से किसी ने गुलजारी लाल नंदा के बारे में सुना होगा, तो गुलजारी लाल नंदा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भले छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए। अब आप ही बताइए, क्या कोई बंदा 12th पास करने के बाद छठी क्लास के अंदर आता है? नहीं आता है। तो गुलजारी लाल नंदा शुरुआत के समय में ही प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या वो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे? अगर आपको हिट एंड ट्रायल लेना होता तो आप इस अप्रोच से कई बार एग्जाम के अंदर हिट एंड ट्रायल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल? ये तो आपके पूरे न्यूज वगैरह हर जगह आपने इस चीज को देखा होगा। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप में से लगभग हर व्यक्ति जानता होगा। इसका आंसर आपका आर्टिकल 279 का ए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया था, जो हमारी जो पहली क्लास हुई थी यूट्यूब पे, उस पर भी आपने देखा होगा कि जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस क्या है? कैपिटल ए डिनोट करता है कि कोई चीज अमेंडमेंट करके लाई गई है, और स्मॉल ए जो होता है उसके क्लॉजेस दिखाता है। तो आप कैपिटल ए का मतलब ये समझ जाइए कि आप जितनी चीजों का कैपिटल ए लिखा है वो दर्शाता है कि इस चीज को अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। और आपको पता ही है कि हमारे पास काफी सारे अमेंडमेंट्स करके चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे कि आपका जो राइट टू एजुकेशन है उसको आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। तो आप ऐसी चीजों से रिलेट कर सकते हैं। हमारे सामने अगला सवाल क्या है दोस्तों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ओरिजिन एंड इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड? अब ये जो क्वेश्चन है, ये उन अटपटे क्वेश्चंस में से यूजुअली बंदे सोचते हैं, जो कि काफी हद तक है भी, जो कहते हैं पॉलिटी में कुछ भी आ जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट टैकल करना तो बहुत मुश्किल है। अब इसको कैसे टैकल करा जा सकता है? पहली बात, इसे ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में डायरेक्ट टैकल नहीं कर सकते। इसकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन के समय होती है। कैसे होती है? आप यहां पे देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ना, इसका यहां पे मैरिज से लिंक्ड है। अब आप कहेंगे भैया मैरिज से लिंक्ड है, इसको हम एग्जाम में कैसे तैयार करें? ये सोचिए, जब ये एग्जाम हुआ था, लगभग हमारा अगस्त के टाइम में सीजीएल का ये 2020 का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उस समय करंट अफेयर में न्यूज के टाइम में क्या चीजें चल रही थी? जया जेटली कमेटी के आसपास की चीजों पर बात होनी शुरू हुई थी। किस चीज के ऊपर? कि वुमेन्स की एज की कंसेंट को बढ़ाने की मांग रखने की शुरुआत करी गई थी उस समय के आसपास। मतलब क्या, वहां पे अगर कोई बंदा करंट अफेयर या न्यूज से लिंक्ड होगा तो यहाँ पे ये देखेगा कि वुमेन्स की एज पे अभी बढ़ाने की बात करी गई है, इसकी हिस्ट्री क्या है। जो व्यक्ति यहाँ पे उस चीज को सर्च करेगा ना, उसको यहाँ पे जाके पता चलेगा कि 1891 के अंदर 12 साल के आसपास वुमेन की कंसेंट की एज कर दी गई थी। तो आपकी करंट के जो इवेंट्स हैं, कई बार उससे पास्ट की चीज जो लिंक्ड होती है उसको पूछ लिया जाता है। तो हमें हमेशा ये लगता है कि बहुत अटपटा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आ गया। काफी हद तक अटपटा है भी, इसको टैकल करना यूजुअली एग्जाम में बहुत मुश्किल रहता है। पर आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल इसी तरीके से कर सकते हैं कि जब आपके सामने करंट में कोई इवेंट चल रहा है, उससे रिलेटेड देखिए कि उससे रिलेटेड क्या चीजें हुई थी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल क्या है? थ्रू विच अमेंडमेंट वाज द 10th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये जो है, ये भी एक सदाबहार सवाल में से है। ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 10वां शेड्यूल कब मींस जोड़ा गया था? पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1985 का। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि है क्या। देखिए फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या होता है? दल बदल का जो कानून है उस पर रोक लगाई गई दल बदल करने पे। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट थी, जिसको उद्धव ठाकरे हेड कर रहे थे। अब इसके अंदर क्या करे गए कि 40 जो इनके विधायक थे उनको तोड़ के लेके चले गए शिंदे जी। अब जब शिंदे जी उनको तोड़ के लेके चले गए और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई, तो यहां पे एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि शिवसेना के जितने विधायक हैं, शिवसेना के अगर मान लो अप्रोक्सीमेट 56 के आसपास विधायक थे, अब इनके 2/3 बंदे, अगर उससे ज्यादा को कोई तोड़ पाता है ना, तभी वहां पर उनकी जो वैल्यू है या विधायकता है वो रहती है। अगर उससे कम बंदे हैं तो उनकी विधायकता रद्द हो जाएगी। आप यहाँ पे सिंपल वैल्यू 30 मान लीजिए। मान लीजिए किसी पार्टी के 30 सांसद हैं या 30 मान लो एमएलए हैं, जो भी हैं। अब इसके अगर 2/3 बंदे यानी 20 बंदों को, अगर ये 20 बंदे पार्टी छोड़ दें तब इनकी विधायकता रद्द नहीं होगी। मगर अगर उससे कम बंदे, अगर मान लो 4 बंदे पार्टी छोड़ देते हैं, तो इन बंदों को पार्टी के साथ साथ इनकी विधायकता भी रद्द हो जाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया यहाँ विधायकता रद्द करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण था कि विधायकता इनकी रद्द करनी पड़ी? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम जब वोट करते हैं तो हम पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर वोट करते हैं कि पार्टी की आइडियोलॉजी है, और डेमोक्रेसी एक्चुअल है क्या? हमारे रिप्रेजेंटेटर्स हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी की आइडियोलॉजी पे वोट लेके
दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो ये गलत किसके साथ कर रहा है? लोगों के साथ गलत कर रहा है जिसने उसको चुना, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी पार्टी को सपोर्ट किया। तो ऐसे बंदों को रोक लगाने के लिए कि जो बिक के अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह जाके सरकार ना बना ले, उनको रोकने के लिए ये लाया गया। अब यहां पे सवाल उठता है, तो भैया फिर 2/3 की वैल्यू कहां रखी गई? शुरुआत में 1/3 वैल्यू करी गई थी, फिर अमेंडमेंट करके इसको बाद में 2/3 करा गया। देखो दोस्तों, अगर किसी पार्टी में 30 बंदे हैं और 30 में से अगर 20 बंदे पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि यहां पे दिक्कत उस पर्सन की नहीं है जो छोड़ रहा है, यहां दिक्कत उस पार्टी की आइडियोलॉजी की हो सकती है जिसके इतने ज्यादा बंदे छोड़ने को रेडी हैं। तो ऐसे केस में उनकी विधायकता रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब खुद सोचिए, अगर 30 में से 20 बंदे किसी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस केस के अंदर विधायकता रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहां पे हमारे जैसे अगर 56 बंदे थे शिवसेना के अंदर, अब इस 56 का 2/3 हमारा क्या होगा? अब 57 अगर इसको मान ले, अगर मान लो +1 ही कर देता हूं मैं इसका, तो 57 का 2/3 आप डायरेक्ट 38 निकाल देंगे। और 40 बंदे जो है वो 38 से ज्यादा बंदे हैं। तो इस केस में जो बंदे थे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, और पार्टी छोड़ने के बाद भी वो उसी के अंदर हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र के अंदर है और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। भले ही वो भी शिवसेना ही कहलाएंगे, मगर उन्होंने बीजेपी के साथ अपना अलायंस बना ली। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल समझ आया होगा। अगर एग्जाम में आपका कई बार 10th शेड्यूल ना पूछा जाए, तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ नाम से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। Who among the following was the first vice president of India? देखिए दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके के अंदर आप चीजों को याद कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। अगला सवाल है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी गई है, नेशनल लैंग्वेज की नहीं करी गई है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी जो हमारी लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ये जो आपने लिखा है इसी को देवनागरी लिपि कहते हैं। तो इस लिपि को हिंदी के साथ एक्सेप्ट करना, इसको करा गया दोस्तों आर्टिकल 343 से। अब आर्टिकल 343 को आप अगर ऐसे ध्यान, तो मीन सिंपल सा चीजें याद रख सकते हैं। बाकी आप लोग मैथ्स करते हैं तो आपको पता है 343 एक स्पेशल नंबर है, हमारे 7 का क्यूब है। तो आप आर्टिकल 343 को हिंदी से अवश्य याद रखेंगे। फ्रेंड्स अगला सवाल क्या है? Who is the ex officio president of the Indian Parliamentary Group IPG set up in 1949, which functions as the national group of the Inter-Parliamentary Union and the main branch of the Commonwealth Parliamentary Association in India? इतना बड़ा सवाल यूजुअली एग्जाम के अंदर देख के बंदे आधी हिम्मत यहीं हार जाते हैं और कहते हैं पॉलिटी बहुत ऊट पटांग, बहुत कठिन चीज पूछती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी बंदों को अगर इसका आंसर नहीं पता, अब ऐसे सवाल को कैसे टैकल करना है। मैं जानता हूं आप सबके सब फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज याद करके जाएंगे, वो क्वेश्चन को सब बना लेंगे, पर पता है आगे कौन निकलेगा जो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सके। अब यहाँ पे हम कीवर्ड्स को देखते हैं। एक हमारा कीवर्ड क्या है? 1949 कीवर्ड है। उसके बाद क्या है? पार्लियामेंट्री ग्रुप कीवर्ड है। अब इन दोनों को हिसाब से सोचते हैं क्या कर सकते हैं। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट हैं ये कब बने हैं दोस्तों? 1950 में। जब प्रेसिडेंट ही नहीं बने तो 1949 की किसका हेड हो सकते हैं? खुद सोचिए, अगर प्रेसिडेंट है ही नहीं, जब प्रेसिडेंट ही 1950 में बने हैं, संविधान 1950 में बना है, तो जब प्रेसिडेंट ही नहीं तो क्या 1949 की किसका हेड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसके अंदर से हमारा प्रेसिडेंट कट गया, वाइस प्रेसिडेंट भी कट गया। तो इस केस में हमारे बचे कौन कौन से दो ऑप्शन? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा बचे। अब इन दोनों में से दूसरे कीवर्ड को देखिए, पार्लियामेंट्री ग्रुप। पार्लियामेंट्री ग्रुप के जो हेड होते हैं वो हमारे स्पीकर ऑफ दी लोकसभा होते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लो आपको पूरा इसका डिटेल ना भी पता हो और आप लोगों ने क्लासेस को ध्यान से लिया होगा, तो आप यहाँ पे एक चीज जरूर समझ सकते हैं कि अगर आपको सारे आंसर्स ना पता हो ना, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे तो आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे कि आपको 50% प्रोबेबिलिटी तो कम से कम रहेगी कि आप उस क्वेश्चन में रिस्क ले सकें। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोविजन इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू। अच्छा ये देखिए, आर्टिकल 21A है। आपको पता है कि कैपिटल ए जो है वो ये दर्शाता है कि ये बाद में लाया गया है, पहले नहीं था, और इसके ऊपर हमने अच्छे से डिस्कशन करी हुई है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये है हमारा राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है, पर आर्टिकल 21A क्या है? वो हमारा राइट टू एजुकेशन है। और यहीं पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आर्टिकल 21 पूछता है और इसी में से आपको टिक करना होता, तब आप क्या करते? तब आप कहते भैया राइट टू लाइफ नहीं दिख रहा, प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी भी आपका राइट टू लाइफ का पार्ट है। ये बस ए हटने से पूरा का पूरा गेम पलट सकता था आपका यहाँ पे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड अटल बिहारी वाजपेयी अंडरटेक अ बस जर्नी
टू लाहौर टू साइन अ पीस डिक्लेरेशन। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के ऊपर आपने जितनी भी बार टीवी पे कोई भी प्रोग्राम देखा होगा, उसमें आपको एक जरूर कहानी दिखाई जाती होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ लेके गए और पाकिस्तान ने पीठ में खंजर भोंका कारगिल के युद्ध से। अब कारगिल का युद्ध इसमें किसके आसपास हुआ होगा? चलो मान लो आप इस चीज को भी नहीं जानते, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब लीडर होंगे तभी लेके जाएंगे ना। क्या 94, 97 और 91 के आपके पास ऑप्शन है? इस समय में उनकी पूरी तरीके की गवर्नमेंट आई नहीं थी, वो जब सरकार में होंगे तभी ये काम कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कब थी? 1999 में थी। तो अगर आप यहाँ पे चीजों को इस तरीके से लिंक करें, जो बंदा पावर में होगा वही काम करेगा, वो पावर में जब इस समय में थे तो यही आपका ऑप्शन पॉसिबल है। और बाकी इसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने हम पे अटैक करा था और हम जीत गए थे। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे जितने बच्चे या स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनको यूजुअली एक पता पॉइंट क्या आता है, वो मनी बिल से बस आर्टिकल 110 को याद रखते हैं, उसके अलावा उनको मनी बिल का कुछ आइडिया यूजुअली नहीं रहता है। बाकी मनी बिल के अपने प्रोविजंस हैं। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल 110 तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, 4 ऑप्शन हैं, क्या करें? छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। मनी बिल के आसपास का आर्टिकल देखो हम कभी भी किसी चीज को अरेंज करते हैं तो एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर मान लो हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं तो यूजुअली जो फेमस होंगे आसपास रहेंगे, पार्लियामेंट सेंटर के आर्टिकल्स एक पास रहेंगे, जुडिशरी के एक साथ रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स के एक साथ रहेंगे। तो मनी बिल का क्लोजेस्ट आर्टिकल कौन सा है? 109 है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं भी पता हो तब भी आप पॉलिटी को टैकल कर सकते हैं। पॉलिटी इतनी ऊटपटांग पूछी नहीं जाती है, अगर आप उसको तरीके से अप्लाई करना समझ जाए, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बनाना है, अगर आप में बेसिक नॉलेज रहेगी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए उतने मुश्किल नहीं रहेंगे जितने आपको शुरुआत में लग रहे होंगे। आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आप ये आइडियोलॉजी या ये अप्रोच ना लगाएं तो आप कहेंगे भैया इसके तो एक भी ऑप्शन के बारे में नहीं जानते, इसको छोड़ दें क्या? छोड़ना नहीं है। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको अपना बुद्धि लगाना है। आर्टिकल 110 मनी बिल के सबसे नजदीक क्या है? 109 है। इसका आंसर आपका आर्टिकल 109 होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो है ये तो 1936 के टाइम की पार्टी है। अब 1936 के टाइम के पार्टी का हेड यहाँ पे अचानक से याद करने का सेंस कैसे आया? वापस से ध्यान दीजिए, जिस समय में ये हमारा पेपर लिया गया था उसके आसपास देश में एक और घटना चल रही थी, फार्मर्स का आंदोलन। तो वो आपसे उम्मीद करते हैं अगर फार्मर का आंदोलन चल रहा है तो कम से कम थोड़ा तो इतिहास में जाइए इसके, और जब आप इसके इतिहास में जाएंगे तब आपको एनजी रंगा जी के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे अप्रोच के साथ आप इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं टैकल कर सकते, पर अगर अपनी प्रिपरेशन के टाइम में एक ऐसी हैबिट बना ले, जो चीज देश में अभी बड़ी रूप से चल रही है उसके बारे में हल्की सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे तो आप इन क्वेश्चन को जरूर टैकल कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। आपको पार्डन पावर के बारे में मैंने प्रेसिडेंट के बारे में भी समझाया था, और गवर्नर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले आप पार्डन पावर समझिए। प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास माफ करने की क्षमता होती है, इसमें रिस्पाइट, रिफ्राइव काफी चीजें मिलेंगी, जिसके ऊपर आपको स्पेशल अगर देखना हो तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करके इन चीजों को देख सकते हैं, या किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं जहां से आपको सुविधा मिलेगी, इन चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। मगर प्रेसिडेंट को जो मिला है वो आर्टिकल 72 के अंदर मिला है, और गवर्नर को जो मिला है वो आर्टिकल 161 के तहत मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पार्डनिंग पावर के बारे में कम से कम आर्टिकल का जानकारी रखिए, और आपका इंटरेस्ट हो तो आप इसके बारे में डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल द हाई कोर्ट इन द कंट्री। इंग्लिश को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है वो आर्टिकल 348 क्लॉज 1 के तहत बनाया गया है हाई कोर्ट्स के लिए। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। राज्यसभा कब बनी थी? दोस्तों राज्यसभा जो बनी थी वो 1952 के अंदर बनी थी। अब ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, भले ही आप इस चीज को पॉलिटी की क्लासेस के साथ ले रहे हैं, पर अब मान लो हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, ये सारी चीजें मैं आपको पॉलिटी में साथ साथ पढ़ाऊंगा, राज्यसभा की भी चीजें पढ़ाऊंगा, पर इन चीजों को साथ साथ मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि आप स्टैटिक का जो पोर्शन याद करते हैं तो उनमें कम से कम जो हमारे आजादी के आसपास की चीजें हैं, मींस हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राज्यसभा कब बनी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब अडॉप्ट हुआ, जैसे 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये सारी चीजें आप कम से कम स्टैटिक का एक जगह डेटा रखें और उनको रिवाइज करते रहें। दोस्तों अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पास किया? हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था, 1947 में ही पास किया गया था। पास किया गया था उसको 18 जुलाई को, लागू करा गया 15 अगस्त को। और अगर आपसे ये पूछ ले हटाया कब गया, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की आवश्यकता कब तक है? जब तक हमारा संविधान नहीं आया।
संविधान आ गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन उसको हटा दिया गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फेडरल फीचर्स एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द लेजिस्लेचर एंड आल्सो मेड प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जब आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की क्लासेस पढ़ेंगे और जब आप देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुआ, तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट से बढ़ा कैसी कैसी चीजें आई, तो उसी के अंदर हमारा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, उससे हमें यहाँ पे ये प्रोविजन मिला हुआ है। कहाँ 1935? ये रहा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हमें ये प्रोविजन मिल रखा है फेडरल फीचर्स का। और बाकी आपने फेडरल यूनिटरी फीचर्स के बारे में अगर आपने क्लास के अंदर देखा होगा तो काफी चीज वहां पे इंटरेस्टिंग चीजें मिली होंगी, समझे होंगे एग्जांपल्स के थ्रू। बाकी अगला सवाल देखते हैं, which of the following articles of the Constitution of India defines for a separate secretarial staff for each house of the parliament। अच्छा, आपको यहाँ पे वापस से वही प्रॉब्लम आ गई कि सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ, ये काफी बंदों ने इस टर्म को नहीं सुना होगा। हम अगर ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे बॉम्ब एसएससी मारता है एग्जाम के अंदर, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पूछ लेगा जिसके बारे में किसी ने सुना ही ना हो। अब ऐसे सवाल को जो बंदा टैकल करेगा आगे वही निकलेगा। अब ऐसे सवाल को कैसे टैकल करें, वापस से कीवर्ड्स पे देखते हैं। एक कीवर्ड आपको यहाँ पे क्या दिख गया, पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। पार्लियामेंट आया तो आर्टिकल 34 गया, उसके बाद अगर पार्लियामेंट आया, अब आर्टिकल 123 तो आप ऑर्डिनेंस जानते ही हैं। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 155 और 98। 155 के आसपास क्या है, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ हम बढ़ना शुरू होते हैं, वहां पे गवर्नर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे, आर्टिकल 98 बचा। और आर्टिकल 152-53 में आपने देखा था, आपका 153 में गवर्नर की वो थी कि गवर्नर होगा देश में, उसके बारे में बता रखा है। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में दे रखा है। तो अगर आपको इन चीजों की भी आइडिया होगी तो उसकी मदद से भी आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। हम कई बार क्या देखते हैं, एसएससी क्वेश्चन अठवाडिये पूछता है, पर जिस बंदे के पास बेसिक नॉलेज होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ऑप्शन से कम लड़ सकता है, उसको युद्ध करने का मौका पूरा दिया जाता है। तो आप अपने सारे के सारे शस्त्र को तैयार करें और अपना बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरू करें और हाईएस्ट लेवल तक चीजों को लेकर चलें। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द गवर्नर हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 371H of the Constitution with respect to law and order and in discharge of his function in relation thereto। ध्यान दीजिए, गवर्नर को किसी यानी गिने चुने स्टेट्स को लेके स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये सभी के सभी उसी के अंदर हैं और इन सभी के आर्टिकल 371 में ही बात कर रखी है। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 371 जो बेसिक था उसमें महाराष्ट्र और गुजरात का था। उसके बाद आपका जो ये है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका एच के अंदर है, ये ए के अंदर है, उसके बाद एफ के अंदर, इस तरीके से आपको दे रखा है इन सब के बारे में। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का आपको एच में दे रखा है, महाराष्ट्र गुजरात का भी याद रखिएगा जो आपका आर्टिकल 371 में दे रखा है, असम नागालैंड, इन सब के बारे में भी आप साथ साथ अवश्य याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन जो है वो एक्स ऑफिशियो रूप से, एक्स ऑफिशियो मतलब क्या, आप किसी पोस्ट पर हैं उसके कारण आपको जिम्मेदारी दी गई है। वो जिस पोस्ट पे होने के कारण जो जिम्मेदारी दी जाती है वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, प्लानिंग कमीशन के। और एनआईसी के भी वो आपको साथ साथ क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन रेप यूज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी आरईपी, ये एब्रिविएशन यूज करा गया है। जैसे आप बिकॉज का बीसीएस यूज कर लेते हैं, तो ऐसे ही आरईपी जो है ये किसके लिए यूज करा गया है दोस्तों, ये करा गया है रिपील के लिए। यानी जब हम किसी चीज को हटा देते हैं, रिपील कर देते हैं, उसके लिए आरईपी यहाँ पे एब्रिविएशन हमारे संविधान में यूज किया गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो 109 वाले आर्टिकल के तहत के लेवल का है। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वापस से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ये देखिए कि स्टेट लेजिस्लेचर के आसपास का कौन सा क्वेश्चन है। स्टेट लेजिस्लेचर के आसपास के आपको ये दोनों दिखेंगे, बाकी ये और ये तो आपके लगभग कट गए। स्टेट लेजिस्लेचर का आपको वन दिखा 189 और 198, आप इन दोनों में से एक रिस्क ले सकते थे। बाकी यहाँ पे आपका आंसर आर्टिकल 198 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पे जो मेन जो हमारा सेशन है इसके थ्रू मैं बस आपको आंसर ही ना बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि एग्जाम में ऐसा क्या अप्रोच लेके जाया जाए कि जो आपने पढ़ रखा है वो तो आप बना ही ले। मैं जानता हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो सब बना लोगे। पर जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको नहीं आइडिया होगा उसको कैसे टैकल करा जाए।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये है कि द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाज इनेक्टेड आफ्टर रिपीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स आर्टिकल 18 आपका फॉरेस्ट एक्ट 1878 का है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक बॉम्ब की तरह था, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत मुश्किल पड़ता है, मगर आप यहाँ पे देखेंगे अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ मिला है ना, तो कुछ ना कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजों में हाल फिलहाल में चीज हुई होगी, उसी के हिसाब से यूजुअली ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसे बॉम्ब मार देती है, तो उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर हमारा मेन मोटो क्या है, अगर हमारे 40 क्वेश्चन पॉलिटी के प्रैक्टिस करते हैं, तो 40 में से अगर हम 35-36 को तरीके से बना पाए, तो वो आपका एक बहुत अच्छा रेशियो रहेगा। और कम से कम जो डर रहता है पॉलिटी ऐसी चीजों को लेके, इसके अंदर यार कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, वो डर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा अगर आप अपना अप्रोच के अंदर इंप्रूवमेंट कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द स्पीकर प्रोटेम ऑफ द लोकसभा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई नई लोकसभा बनती है, तो नई लोकसभा बनने के बाद उनको एक बंदा होगा जो शपथ दिलाएगा। तो जो सबको शपथ दिलाएगा उसके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, जो लोकसभा का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जो सबसे ज्यादा समय तक लोकसभा में रहा है, उस बंदे को स्पीकर प्रोटेम बना दिया जाता है, और वो बंदा बाकी सबको शपथ दिलाता है, और स्पीकर प्रोटेम को प्रेसिडेंट चुनते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो स्पीकर प्रोटेम चुनेंगे, और जो बाकी लोगों को शपथ दिलाएंगे, जो यूजुअली हमारे किसी भी लोकसभा के सबसे बड़े मींस जो समय ज्यादा समय तक वहां पर रहे लोकसभा में, उनको बना दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो है, इसके फाउंडर मेंबर के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय जनसंघ के फाउंडर मेंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। अगर आपने कोई भारतीय जनसंघ के बारे में हल्का बहुत हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता मीन्स चलेगा, और आप जानेंगे कितनी बड़ी शख्सियत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम जो हमारे ऐसे कुछ कोर के हैं वो बनाना सीख गए, जो कोर से लिंक्ड हैं वो बनाना सीख गए। और अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे मान लो अभी आपने भारतीय जनसंघ वाला देखा था, हर व्यक्ति को ऐसा शौक नहीं कि भारतीय जनसंघ के बारे में जाके पढ़े, पर ऐसा है कि अगर आप में से किसी ने भी पढ़ा होगा, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जानता होगा। जिसने नहीं पढ़ा, उनके लिए वही बॉम्ब वाले 4-5 क्वेश्चन है 40 में से, जो वो स्किप कर जाएंगे। मगर हमारा मेन फोकस उन 4 क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए जो हमारे सामने बॉम्ब है। हमें उन 36 को ढूंढना है जो आसानी से हम पकड़ सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अपने आप को लिस्ट में आगे लेके जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड। अच्छा ध्यान दीजिए, जब आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखिए। तो हमारी 3 हुई थी, एक 1930 में शुरू हुई थी, जो यूजुअली 1931 के शुरुआत में जनवरी तक गई थी, एक 1931 में, और एक 1932 में। तो हमारी दूसरी वाली 1931 में हुई थी। इसके साथ साथ एक और सवाल आपको यूजुअली इसमें देखने को मिल सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो वो हमारे हैं एक भीमराव अंबेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू जी। तो उन दोनों ने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और दूसरा वाला जो है 1931 वाला, इसमें महात्मा गांधी जी भी गए थे। गांधी इरविन पैक्ट उससे पहले हुआ था, तो उसके बाद गए थे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following articles of the Constitution of India states that there would be no tax levied or collected except by the authority। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख के भी आपके दिमाग में आया होगा, भैया ये 4 आर्टिकल्स दिख रहे हैं, एक आर्टिकल 123 तो जानते हैं, बाकी 3 को देख के लग रहा है कि इसमें हमें पूरी बेसिक रूप से क्लियरिटी नहीं आ रही है। अब ऐसे इसमें क्या टैकल करा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में सबको ऐसा लग रहा हो, आपको पता भी होंगे इनमें काफी आर्टिकल, जैसे मान लो ऑर्डिनेंस का है, मगर इस केस के अंदर आप अपने दिमाग को कैसे यूज कर सकते हैं। आप में से कॉन्टीजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड के बारे में सबको आइडिया होगा। जब आपने मनी बिल पढ़ा होगा, उससे पहले आपको पता होगा कि फंड कहां से लिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड है, कॉन्टीजेंसी फंड है। जो कॉन्टीजेंसी फंड इमरजेंसी का फंड है, जिसको प्रेसिडेंट सैंक्शन करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड आपका क्या है, जिससे पार्लियामेंट पैसा निकालती है, बजट वगैरह का खर्चा करती है। तो कंसोलिडेटेड फंड आपका आर्टिकल 266 और कॉन्टीजेंसी फंड आर्टिकल 267 में है। अब फंड की बात जहां होगी, उसी के पास टैक्स की बात होगी ना, तो आपका यह आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 265। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके के अगर आप अप्रोच रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इस साल भी देखने को मिला था, आपको हर साल देखने को मिलेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही है, हर एग्जाम में आता है कि हमारे देश का संविधान किस आर्टिकल के तहत अमेंड हो सकता है। वो आपका आर्टिकल 368 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखे होंगे। आपने ये देखा कि क्या अप्रोच हम एग्जाम में लेके जा सकते हैं। इसमें से काफी क्वेश्चन जो आप अगर बैचेस लिए हैं या कहीं बुक से पढ़ा है, किसी भी अच्छी रेफरेंस बुक से पढ़ा होगा, तो आप बनाने के काबिल होंगे। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको आवश्यकता है, तो हमारे ऐप पे जुड़ के पॉलिटी की क्लासेस ले सकता है। वहां से उसको इस चीज में काफी इंप्रूवमेंट भी फील करने को मिल सकती है।
और अगर आपने अभी भी हमारे आरबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको हर चीज की अपडेट मिलती रहेगी, कभी भी कोई नया एग्जाम आएगा उसकी नोटिफिकेशन वगैरह की जानकारी मिलेगी। और उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाके @RBE_S सर्च कर सकते हैं, जिससे आप आरबी के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे। यहाँ पे आपको हर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह भी साथ साथ प्रोवाइड की जाती है। और ये हमारे प्लेलिस्ट हैं, कुछ जैसे जीके का ट्रिक है, राधिका मैम का, शुभम भैया की भी कुछ क्लासेस हैं। तो आप इन क्लासेस से, यहाँ पे टॉपर्स के इंटरव्यूज हैं, आप इन सब चीजों से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको काफी कुछ सीखने को इन सब चीजों से मिलेगा। बाकी हमारे पास इंग्लिश का कोर्स है अमन त्रिवेदी सर का, और हमारा जीएस का कोर्स है जिसके अंदर आपको साइंस और पॉलिटी के बारे में मिलेगा चीजों को। आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर एग्जाम जो आपका वनडे है उसको बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट करके आपके सामने रखा गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए, और आप यहाँ पर अपनी क्लासेस से सीखने को आपको काफी कुछ मिल सकता है। दोस्तों ये हमारे मैथ्स का कोर्स है, आप देख सकते हैं 1 ईयर की 1199, 899 6 मंथ की और 699 3 मंथ की है। शुभम सर ने आपको ये पूरी तरीके से कंप्लीट करा रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, आपका एसएससी मतलब आरबी होगा, आपको जो भी चीज की जानकारी चाहिए हर चीज का बैच मिलेगा। फ्यूचर में रीजनिंग का भी बैच आ रहा है, तो आपको जिस भी चीज से एनरोल करना हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आपके पास डेडिकेटेड डाउट ग्रुप्स हैं जहां पे टीचर्स आपके सभी डाउट्स को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।